So welcome back everybody. So let's start with the next transaction. We have already completed depreciation. So next transaction that we are going to solve is bad debts. Now bad debt, we can also call it bad debtors. That means the debtors who default, right? So debtors means any party to whom we are selling, the customers to whom we are selling our goods on credit, and we are anticipating that we are going to receive the cash in the coming future. And that period can be 1 year, 1 month, 2 months, 3 months, depending upon the term and condition on based on which we are agreed to enter for this transaction. तो ये जो debtors हैं आपके, जब वो debtors default करते हैं और वो पेमेंट नहीं करते हैं आपको, तो वो आपके लिए बन जाता है bad debt. तो bad debt क्या है आपके लिए? वो एक लॉस होता है, राइट? तो लॉस है. debtors हमारे कहाँ आते हैं? debtors we show it in assets, राइट? तो डेटर्स हमने शो किया एसेट के अंदर. डेटर्स में से माइनस कर दीजिए बैड डेट को, राइट? क्योंकि बैड डेट इज बेसिकली अ रिडक्शन दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द डेटर्स. तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10,000 के डेटर्स अवेलेबल थे और अब 1,000 डेटर्स मुझे नहीं पैसे दे रहे हैं, सो हाउ मेनी डेटर्स आर स्टिल रिमेनिंग? So they are 9,000 which are still remaining with me, who are going to pay me the amount, right? तो ये 1,000 मेरा क्या हुआ? So this is loss. Okay. अब क्योंकि ये लॉस है, बैड डेट इज बेसिकली अ लॉस, तो लॉस का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? लॉस का इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल में. सो कैपिटल का जो फिगर है यहाँ पर, उसमें से आप माइनस कीजिए बैड डेट्स, right? Because this is a loss, so this is going to reduce the amount of profit that we are going to we were expecting to generate. So now this will be reduced by this amount of loss that we have incurred, right? यहाँ पे मैं कोई कैपिटल का अमाउंट ले नहीं रही हूँ, जो भी अमाउंट होगा आप वहां से माइनस कर लीजिएगा. ओके, अंजलि आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट क्लियर. Okay, let me write it once again here. I hope this is clear now, Anjali and everybody else, right? So capital में से हमने bad debt को minus किया because bad debt is a loss. Okay, okay, not an issue. मैं जो बोल रही हूँ अगर आप वो सुन पा रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं बोलूंगी इसका मैं आपको बोर्ड वर्क की पिक्चर अभी खींच के भेज दूंगी, so you will be able to understand it. Okay, so I know that there can be some network problem because of which the picture is not clear, or maybe you are not able to connect properly. Not an issue. Stay there. I'll be sending you the picture across in just next 5 minutes. Okay, so remain with me. Okay, so next point, I hope this bad debt segment is clear to all. Next is purchased asset through cash and loan from bank. Okay, so if we are purchasing the asset, fixed asset, using the cash as well as loan. जब आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते थे तो आप क्या करते थे? ये ट्रांजैक्शन यहाँ पूरा हो गया है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, राइट? और आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया मान लीजिए 1 लाख रुपीस का आपने परचेज किया है, राइट? यू हैव, दिस इज एन एडिशन हियर, 1 लाख रुपीस एडिशन कर दीजिए. यू हैव पेड 30% ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड रिमेनिंग का आपने लोन लिया. तो जब आप कैश में पेमेंट करते हैं तो क्या होगा? कैश के बैलेंस से आपने 30% का पेमेंट किया है, तो 30,000 आप माइनस कर दीजिए, राइट? और दूसरा आपने लोन लिया है, सो लोन इज बेसिकली अ लायबिलिटी, राइट? तो लायबिलिटी के अंदर आप लोन दिखाइए और उसके अंदर 70,000 आप ऐड कीजिए, राइट? सो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? अगर मैंने कोई भी असेट परचेज किया और उस असेट को मैंने परचेज किया है यूजिंग कैश एज वेल एज लोन फैसिलिटी, तो जितना आपने कैश में पे कर दिया उसे आप कैश में से माइनस करें. फिक्स्ड एसेट आप लेकर आ चुके हैं तो फिक्स्ड एसेट को ऐड कर दीजिए, और जो आपने लायबिलिटी इनकर की है वो लायबिलिटी आपकी जाएगी. लायबिलिटी, वो लोन जो आपका है वो लायबिलिटी है, सो इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, एडेड देयर, राइट? Next transaction that we have in line here is interest on capital. Okay, interest on capital और interest on drawings, ये दोनों एक ही तरीके के नेचर के होते हैं.
तो मैं आपको एक साथ समझाती हूँ इसको, जिससे आप समझ पाए ये। पहले तो हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, आर वी एबल टू रिकॉल कि जो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जो बिजनेसमैन कैपिटल लेकर आता है, व्हाट इज इट? इट इज अ लोन फॉर द बिजनेस, इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, राइट? तो कैपिटल को हमें कैसे शो करना होता है? ओके, let me do this work here. Capital, this is capital that we have. We add profit, we less loss, we add any other additional capital that we are bringing in, that has to be added, right? Then if we are doing any kind of drawing, that means if there is any withdrawal from the proprietor, that is drawing that has to be deducted, okay? अब इसके बाद आप जो भी कैपिटल लगाते हैं, जो बिजनेसमैन लेकर आता है, उसपे जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आप समझिए कि एक तरह से ये इंटरनल लोन है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है। तो इस लोन के अगेंस्ट जो बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है हर साल, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड दैट इज व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड इट इज एन इनकम फॉर बिजनेसमैन। इसीलिए कैपिटल में जाकर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है, राइट? और बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? क्योंकि आपने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसीलिए ड्रॉइंग्स माइनस की, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिजनेस उसी ड्रॉइंग के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैपिटल, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है और बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हमने कैपिटल में से उसे माइनस किया, राइट? तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर। एवरीबडी प्लीज फोकस हियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकम फॉर बिजनेसमैन एंड एक्सपेंस फॉर बिजनेस, राइट? क्योंकि वो पेमेंट करता है, और बिजनेस और बिजनेसमैन दे आर टू सेपरेट एंटिटी। आई होप यू ऑल रिमेंबर इट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इट गोज उल्टा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ठीक रिवर्स है इसका। तो इट्स एन इनकम फॉर बिजनेस एंड एक्सपेंस फॉर बिजनेसमैन, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ओके? ये आपका इसीलिए डिडक्शन होती है, ओके? तो अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं, मैं इसे यहाँ से रब करूंगी अभी, क्योंकि अब हमको इसका ट्रीटमेंट समझना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों को एक साथ समझा देती हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कहीं भी और इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ कैपिटल पे इफेक्ट आता है। सो लेट्स शो इट इन कैपिटल। तो कैपिटल में एक बार आप प्लस कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार आप माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लस क्यों किया? क्योंकि कैपिटल में ये एडिशन होता है, कैपिटल के लिए इनकम है, इसलिए आप इसे ऐड करते हैं। माइनस क्यों किया? क्योंकि बिजनेस के लिए ये उसका एक्सपेंस है, इसीलिए आपने उसे माइनस किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी सिमिलरली प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि ये दोनों ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है पूरे इक्वेशन पे वो नल इफेक्ट होता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक बार ये कैपिटल में ही ऐड है, एक बार कैपिटल से ही माइनस है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एक बार कैपिटल में ही ऐड है, एक बार कैपिटल से ही माइनस हो रहा है। सो ओवरऑल इसका जो इफेक्ट आएगा पूरी ट्रांजैक्शन पे, इट विल रिमेन एज इट इज, नो चेंज विल कम, ओके? मैंने क्यों कहा कि ये एक बार कैपिटल से ही माइनस है और कैपिटल में ही प्लस है दोनों ट्रांजैक्शंस? बिकॉज इसको हम कैश में पे नहीं करते, मतलब दीज बोथ आर, अगेन दीज आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे मैंने जर्नल एंट्री बताई थी आपको डेप्रिसिएशन की, वहां कहीं कैश नहीं आया था। इन दोनों की जर्नल एंट्री भी देखेंगे, इसमें भी कहीं कैश नहीं आता। कैसे होती है इसकी जर्नल एंट्री? लेट मी शो इट टू यू। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट हैज टू बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और कैपिटल क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से? वो इंक्रीज होता है, सो इट इज टू कैपिटल अकाउंट, राइट? सो दिस इज हाउ आई एम शोइंग यू कि यहाँ पर आपका कोई भी कैश नहीं आता। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए भी कैश इनकम नहीं किया जाता, मतलब दोनों ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट एज इट इज है, सेम। ऐड किया, लेस किया, कहां से ऐड किया, कहां लेस किया? कैपिटल में ही ऐड किया, कैपिटल से ही लेस कर दिया। नो अदर
effect will come on any other segment of the equation. Okay, last जो यहाँ पर है, sorry, second last जो यहाँ पर है वो है accrued income. Accrued income, what was the meaning of accrued income if you remember? Accrued income का मतलब होता है any income which we have earned but we have not yet received it, right? तो कोई भी इनकम जो आप earn कर चुके हैं मगर आपने रिसीव नहीं किया है तो earn कर लिया है, इसीलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगा. Okay, so कैपिटल के अंदर we will add accrued income क्योंकि ये हम ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, राइट? और दूसरा, क्योंकि ये accrued income है और हमने अभी तक इसके अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं किया है, इसीलिए ये कैश का बैलेंस नहीं बढ़ाती है बल्कि ये ऐड होगा एज accrued income. यानी कि असेट साइड पे आप इसे शो करेंगे एज एन एडिशन accrued income में, राइट? तो ये आपका शो हो जाएगा एज अ प्लस ऑन द एसेट साइड accrued income. सिमिलरली इसका ऑपोजिट क्या होता है? accrued income के ऑपोजिट होता है आपका income received in advance. तो income received in advance आपको याद होना चाहिए, it is a liability, it's a current asset accrued income, and accrued income received in advance is a current liability that we have incurred. तो अगर इनकम हमने रिसीव कर ली है और हमने उसे जनरेट नहीं किया था अभी तक, तो क्या होता है? We have received it, right? So कैश का बैलेंस add income received in advance, right? कैश के बैलेंस में आप ऐड कर देंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को, राइट? और दूसरा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के हेड के अंदर दिखाइए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐड कर दीजिए. कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका क्योंकि ये इनकम अभी तक जनरेट ही नहीं हुई है, आपने एडवांस में रिसीव कर ली, ये लाइबिलिटी है, कैश में ऐड कर दीजिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट एंड दिस इज अ liability, so it has to be shown on the liability side of the balance sheet, right? तो ये आपका रहा G part, यानी कि last part for this accounting equation. Okay, तेजस आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं D part रिपीट करूं. D is interest on capital. Interest on capital मैंने अभी बताया था, interest on capital या interest on drawings बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है? दे आर बोथ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बिजनेस मैन आपका इंटरनल पर्सन, इंटरनल पार्टी होता है, इसीलिए whatever funds that we are raising from the businessman, we are supposed to pay, the business is supposed to pay the interest on that amount to the businessman, right? तो जब बिजनेस जो लोन ले रहा है बिजनेसमैन से, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, राइट? वो कैपिटल जो हमारी बैलेंस शीट में शो होती है एज एन इंटरनल लायबिलिटी, जब वो लिया जाता है और बिजनेस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो क्या हुआ? उसका एक्सपेंस. जब आप एक्सपेंस पे करते हैं, राइट, मगर उसके अगेंस्ट कैश नहीं जा रहा, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो कैपिटल में ऐड हो जा रहा है, राइट? तो इससे क्या हो रहा है कि वो बिजनेस का एक्सपेंस है ना, इसीलिए आपने कैपिटल में से उसे, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो बिजनेस के प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, राइट? इसीलिए जब प्रॉफिट को रिड्यूस होता है, रिडक्शन मिलता है किसी वजह से, तो आप क्या कर रहे थे? कैपिटल में से माइनस कर रहे थे. सिमिलरली आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैपिटल में से माइनस किया क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके बिजनेसमैन के लिए ये कैपिटल को इंक्रीज करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन की इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने एक बार कैपिटल में ऐड करना है क्योंकि इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेसमैन, और एक बार कैपिटल में से ही लेस करना है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, बिजनेस जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये ठीक इसका उल्टा चलता है. दैट मींस इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एंड एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेसमैन अगेंस्ट द अमाउंट that he has withdrawn for his personal use. So whatever amount that he has withdrawn, which is called drawings, right? तो ड्रॉइंग्स के अगेंस्ट जो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को इफेक्ट क्या होता है कि वो बिजनेस के लिए इनकम है, राइट? तो बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल में आप उसको ऐड करेंगे एक बार, क्योंकि वो बिजनेस का इनकम है तो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, इसीलिए कैपिटल में ऐड कर दीजिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि ड्रॉइंग्स के ऊपर बिजनेसमैन इंटरेस्ट पे कर रहा है और वो कैपिटल में से ओवरऑल रिडक्शन है, इसीलिए कैपिटल के ही अमाउंट से आप एक बार उसे माइनस भी करते हैं, राइट? तो ये आपका देता है नील इफेक्ट, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज पे. एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया तो क्या हुआ? जीरो.
Similarly, interest on drawings को भी एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो इफेक्ट क्या हुआ? जीरो, right? So this is these are the various transactions that I wanted you to do, because based on this, I'll be sending across the question today. Please solve them in your notebook. Now, moving on to the last part of the segment today, of the class today, which is the T-shaped account. Okay, nature of account मैंने आपसे कहा था, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी. अभी नेचर ऑफ अकाउंट हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऑलरेडी याद, हमको पता है कि क्या होता है. एक काम करती हूँ, मैं आपको एक ही क्वेश्चन कुछ फिगर्स देती हूँ और उसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के हिसाब से उसे सॉल्व कर लेते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी सॉल्विंग इट. ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल. सो लेट मी जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस board and send it across to you, and next we are going to start with the nature of account as well as the T-shape account, and that we are going to finish in the remaining part of the session today. Okay, so let me just give me the time and let me send you the picture. Right, I have sent the picture to you, and I'm also sending one treatment to you so that you can clarify it further in a better manner, and I'm be showing you the treatment of interest on capital and interest on drawings on the capital. Okay, so this is प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये बहुत आगे है, अभी आपको अभी सिर्फ ज्यादा नहीं समझना है, बस पीएनएल अकाउंट क्योंकि बिजनेस का अकाउंट होता है. सो इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट आवर, दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड, दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट माय प्रॉफिट और लॉस पोजीशन, एंड दिस इज बैलेंस शीट. राइट, तो बैलेंस शीट में ये मेरा कैपिटल है. ओके, अब मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसे कैसे ट्रीट किया गया है. तो कैपिटल एड additional capital, right? Okay, plus net profit or minus net loss. Either of the two will happen. None of the business, both will happen at one point of a time. Plus interest on capital, right? So interest on capital मैंने यहाँ दिखाया है आपको because this is the income which we are generating over the capital that we have given to the business. बिजनेस के लिए कहाँ दिखाते हैं? इट इज शोन एज ट्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये डेबिट साइड है. ध्यान रखिए, डेबिट साइड शोज एक्सपेंसेस. ओके, माइनस इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, माइनस ड्रॉइंग्स एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब क्योंकि मैंने यहां से माइनस किया है, ये जो अमाउंट है ये जाएगा आपका एक्सटर्नल कॉलम के अंदर. राइट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ दिखाया जाता है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. दिस इज credit side reflecting our income, and that is why the board has that is why this capital has been added once and deducted once for the treatment of interest on capital in the accounting equation. But then bache, you are saying the board is not clear. Do not worry, I'm just clicking the picture of this board and sending it across. Please check, everybody, please check your phone. Right, so this is treatment of IOC and IOD, right? Interest on capital and interest on drawings. I hope this is very much clear to all. Nobody is having any doubt now. So let's move on to the second last and the last segment of our chapter. Okay. Okay, I hope you all have received the message related to the treatment of the various aspects that we have just discussed, as well as the treatment of IOC and IOD. Anybody having any doubt in that? Please check your mobile and check the pictures. Anybody having any doubt? If you have not received the picture, or if there is anything which is not clear to you, please ask.
Meanwhile, I'll just write the next question. Okay, is this board clear now? Everybody, can you see the board now? Are you able to connect? Is it clear now, everyone? Can I receive the feedback? Okay, but then you're saying that the board is not clear. Okay, I hope you are able to hear me clearly so that you can connect with me on what I'm going to tell you now. Okay, so even if the board is not clear, please look at the board. Okay, I am receiving some feedback. Okay, so don't worry. Don't worry. Even if what I'm writing is not visible to you clearly, right? Please listen to me clearly so that whatever that I'm saying, I'm going to click a picture of the same and I'm going to send it across. And also you have the video, YouTube video for your reference. Please listen to it. Listen to it again, review it again, right? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं before solving the questions. Okay, so everybody please pay attention. Okay, so I have asked, the second segment of today's class is nature of account, right? So nature of account, both based on traditional as well as modern basis, right? We have to write down the basis on traditional and modern basis on which we are classifying them, and after classification we have to also show on which side the increase is going to be recorded. आप सबको आपके rules of debit and credit अगर याद है, apply कीजिए, increase जिस side आता है वही side आपको record करनी है. Okay, everybody please follow. First is furniture. So furniture as per traditional account, furniture is an asset. So what is as per traditional account? It is to be shown in the real account, right? और real account के लिए rule क्या कहता है? Rule is debit what comes in. So when it is increasing, it has to be debited. Modern classification के लिए क्या कहा जाएगा? Modern के लिए कहा जाएगा this is an asset, and again when it is increasing, it has to be debited. Okay. Next is rent paid. So rent paid is an expense. So expense हम traditional में कहाँ cover करते थे? We used to cover it under nominal account. When nominal account we're talking, expense किस side cover होता था? Debit. And rent paid, when we're talking about the same rent, it's an expense. So modern में क्या होगा? It will be treated as an expense. And expense is on the debit side. Okay. Next, commission received. Commission received is an income. लिख लेते हैं income. और income को किस side show किया जाता है? Credit, right? When the income increases, it has to be credited. Or income again is a part of nominal account. Again, it has to be credited. Nominal account, the rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Credit कीजिए, right? Debtor, Rohit, is a personal account. Debtor, he is receiving the goods, debit, right? Debit the receiver. And debtor, in case of modern, he's an asset. He's receiving again, increase हो रहा है, debit कीजिए. Creditor is a liability, right? और liability जब increase होती है तो किस side show करते हैं? Credit. And again, creditor is also a personal account, and creditor is the one who is giver.
ये रिसीवर है और ये गिवर होता है. क्रेडिटर से हमको मिलता है, and so creditor is a giver, and that is why he should be credited, right? Debit the receiver, credit the giver. And based on this 5 examples, I have tried to take a quick recap on what we have already covered as per the traditional and modern nature of account. And based on that, we have to decide that on which side, if it is increasing, it has to be shown, and which side, if it is decreasing, it has to be shown, right? I'm again going to click the picture of this and send it to you. Everybody, please follow, right? Go through the picture and just check that you are following it. Okay, so let me send across the picture to you. Okay, I have sent the picture to you. Everybody, please go through it and you will be able to understand. Okay, now let's move on to the last segment. Now the last segment which we are going to do is very easy, right? Now very easy why I'm saying, because once you have understood the journal entry, how it has to be framed, उसको उसी तरीके से हम टी-शेप अकाउंट में डालते हैं. टी-शेप अकाउंट इज बेसिकली द वेरी बेसिक लेजर अकाउंट, राइट, जिसमें हम टू और बाय भी नहीं लिखते, हम फॉर्मेट भी नहीं बनाते लेजर का, बस टी बनाते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं. देखते हैं कैसे करते हैं, राइट? सो लेट्स मेक द टी-शेप अकाउंट नाउ. Okay, this is how we are going to make it T-shape account. Okay, so T-shape account के लिए मैं question ले रही हूँ. Everybody, please follow the question. Okay, so what we are supposed to do is we are supposed to make the cash account, debtors account, and creditors account. Okay, so what we'll be doing, this is a format for T-shape account. तो अब मैं यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है. One is cash, one is debtor, and the third one is creditor. So cash, debtor, and creditor. Okay, I hope we all remember cash is an asset, right? Debtor is also an asset, and creditor is a liability, right? तो ये 3 अकाउंट हमको बनाने हैं. जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ओके, शुभ आप कह रहे हैं आपको एक डाउट है. व्हाट इज द डाउट बच्चे, मुझे बताइए प्लीज, राइट इट डाउन. Meanwhile, when you are writing, till the time you are writing, let me solve this question for everybody else. Okay, so we are doing T-shape account. T-shape account में आपको सिर्फ ये जानना होता है कि नेचर क्या है. नेचर के बेस पे अगर आपको रूल पता है, so you can always post it across. जैसे अगर मुझे पता है कि कैश का नेचर है एसेट, राइट, तो एसेट जब इंक्रीज करता है, on which side is it to be shown? It is to be shown on the debit side. सिमिलरली जब कैश रिड्यूस होगा तो उसे किस साइड शो किया जाएगा? उसे शो किया जाएगा क्रेडिट साइड पे, बिकॉज कैश के लिए असेट है जो कि रूल कहता है डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस, राइट? रूल याद रखिए, यहाँ पर असेट के लिए रूल है हमारा डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस. सिमिलरली लायबिलिटी के लिए रूल क्या होता है? ठीक इसका उल्टा, व्हिच इज डेबिट व्हेन इट डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट इंक्रीजेस. ठीक है, ये रूल मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, ओके, निवेश आप मुझे रिमाइंड कर रहे हैं कि मुझे बैलेंस शीट एक्सप्लेन करनी थी अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए. आई एक्सप्लेन, उसमें कुछ नहीं करना होता है, विल नॉट टेक इवन अ सेकंड. ओके, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन लेट मी सेंड द पिक्चर ऑफ दिस एंड वील do balance sheet also. It will not even take a single minute, right? So believe me. And okay, Tejas, this question is from for question number 18 that I'm doing, right? I hope this is question number 18 also in your book. Okay, so चलिए question solve कर लेते हैं इसे. So cash account is an asset account, debtor is also an asset account, and creditor is a liability account. So first transaction which is written here in the book is sold goods for cash 60,000. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचे हैं, मतलब कैश आ रहा है.
राइट? जब कैश आता है तो उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? कैश आ रहा है मतलब उसे डेबिट किया जाएगा, राइट? तो यहाँ पे लिख लीजिए सोल्ड गुड्स कितने में? सोल्ड आपने सेल्स की है फॉर द अमाउंट 60,000, राइट डाउन 60,000 हियर, राइट? कंप्लीट। अब आपने कैश में बेचा है तो सिर्फ यहाँ पे कैश में ही ट्रांजैक्शन होगी, डेटर इंक्लूडेड है ही नहीं, तो डेटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट 20,000। अब आया डेटर इंक्लूड हुआ, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट 20,000, राइट? तो आपने हरी, तो मान लेते हैं कि जो हमारा डेटर है उसका नाम है हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी, तो अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू हरी, अमाउंट इज 20,000, राइट? और आपको जब आप बेच रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम का पार्ट बनता है, मतलब आपने उसको बेचा है तो आप एंट्री क्या पास करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सॉरी हम इसको कैश में ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कैश तो हमें रिसीव ही नहीं हो रहा। आई एम सो सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। सोल्ड गुड्स टू हरी, तो हम हमने एंट्री पास की डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसीलिए डेटर अकाउंट में आएगा सोल्ड गुड्स टू हरी, यानी कि डेटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और जब डेटर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल्स गुड्स, यहाँ पे सॉरी आप गुड्स परचेज लिख लीजिए इसके लिए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए बेहतर तरीके से। गुड्स परचेज्ड and the amount is going to be rupees 20,000, राइट? और क्योंकि इसे हम एंटर कर रहे हैं डेटर के अकाउंट में, इसका मतलब है कि ये मेरे डेटर अकाउंट को इंक्रीज कर रहा है, उसे डेबिट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण, मान लेते हैं क्रेडिटर का नाम कृष्ण है, राइट? तो परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट, यानी कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, सो लाइबिलिटी इज गेटिंग इंक्रीज। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिटर में लिखेंगे आप इसको सोल्ड गुड्स, और अमाउंट लिखेंगे 36,000। दैट मींस लाइबिलिटी, क्रेडिटर बैलेंस इज गेटिंग इंक्रीज्ड, इसीलिए आपने इसको लिखा लाइबिलिटी साइड पर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट इज योर next transaction is purchase goods from Krishna for cash. Purchase goods from, okay, just wait for a minute. Next transaction is purchase goods from Krishna for cash. अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपने गुड्स परचेज किए हैं कृष्ण से, मगर वो परचेज किए हैं आपने कैश में। That means when you are making a payment in cash, तो creditor include नहीं होता, right? So you are purchasing goods on cash. So when you purchase goods, you make the payment. So purchased goods कैश को रिड्यूस करेगा, और जब कैश रिड्यूस होता है, एसेट रिड्यूस होता है, तो आप उसे क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू क्रेडिट इट, राइट? सो राइट डाउन द अमाउंट 10,000. ओके, अंजलि बच्चे, asking you have to reconnect. You don't need to reconnect. I am completing the session right now. जब ये 3 मिनट पूरे हो जाएंगे हमारा सेशन भी ओवर हो जाएगा, so we are not required to reconnect. So that would be all for today. Okay, so let me just complete this question. Okay, next the second last transaction is saying received cash from Hari 15,000. So you are receiving cash from Hari. So जब हरी से पैसा मिल रहा है तो हरी का बैलेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेड कैश, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम हरी, क्योंकि हरी से आपको पैसा मिला, राइट? तो डेटर कम हुआ और कैश इंक्रीज हुआ, तो जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। ओके, और कितना रिसीव किया है? 15,000। 15,000 से एंट्री कर दीजिए, राइट? एंड व्हाट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन? ओके, the last transaction is saying, okay Samrat, you're saying that the class is going a little fast and you need some time to understand it properly and completely. Also the tuitions and other classes are going to so we won't get enough time. Okay,
Okay, I cannot take the class alternatively for some time, right? Because if I'm going to take the class alternatively, पहली बात तो नितिन सर अभी अभी ड्यूटी पे चले गए हैं. But okay, I'll answer your doubt, Samrat. Just give me a moment, right? Let me complete this question. Okay, so the last transaction here is cash paid to Krishna, 28,000. So you're paying cash, right? So when cash is paid, so cash is getting paid, so cash is going to be credited. So paid to Krishna. The amount is 28,000 और यहाँ पर आप लिख दीजिए cash received 28,000, right? And that completes our question. Okay, Samrat, अब मैं आपको I have less time left. Okay, निवेश बच्चे मैं बैलेंस शीट आपको मंडे को कराऊंगी. So since we don't have time right now. Okay. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी मेरे पास जो समरत ने पूछा है. तो समरत एक काम करते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो पहले मैं कहूंगी कि आप थोड़ा से क्लास के साथ रेगुलर हो जाइए. एंड एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड टुडे इज नॉट बीन कवर्ड टुडे actually, but this has been covered way before when we were discussing the chapter number 2, right? Just that you have joined a little late the online classes, right? So I want you to be a little regular with the classes first. Second, असाइनमेंट जो आज का है उसके लिए मैं सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ 2 दिन का, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे. आई विल नॉट बी गिविंग यू मच ऑफ द असाइनमेंट. डू इट, right? It is for your benefit, and if you want to take me the classes alternatively, that is not possible because Nitin sir anyway is not going to be taking your classes now.